26 अगस्त 1978 शाम के 6:15 नई दिल्ली धौला कुआं। आसमान में बादल थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दिल्ली की वह शाम किसी आम शाम की तरह लग रही थी, लेकिन उस शाम की हवा में कुछ था जो बदलने वाला था, कुछ ऐसा जो दिल्ली को हमेशा के लिए बदल देगा। धौला कुआं के गोल चक्कर पर दो बच्चे खड़े थे, एक 16 साल की लड़की और उसका 14 साल का भाई। दोनों बारिश से बचने की कोशिश में थे। दोनों की आंखों में उत्साह था, दोनों को जल्दी थी और दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटे उनके लिए क्या लेकर आने वाले हैं। उस लड़की का नाम था गीता चोपड़ा। पश्चिमी संगीत की दीवानी, नृत्य की शौकीन, मिरांडा कॉलेज में वाणिज्य की द्वितीय वर्ष की छात्रा। उसकी आवाज में एक जादू था, इतना जादू कि उसे उस शाम ऑल इंडिया रेडियो के युवा वाणी कार्यक्रम की उद्घोषणा का अवसर मिला था। और उसका छोटा भाई था संजय चोपड़ा, 14 साल का, मॉडर्न स्कूल में 10वीं का छात्र, एक होनहार मुक्केबाज जिसका सपना था अपने पिता की तरह नौसेना में जाना। दोनों के पिता थे कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा, भारतीय नौसेना के एक अनुशासित और सम्मानित अधिकारी। उन्होंने अपने बच्चों से कहा था कि वे घर पर रेडियो पर उनकी आवाज सुनेंगे और रात 9 बजे स्टूडियो से उन्हें वापस लाने पहुंच जाएंगे। शाम 6:15 पर दोनों घर से निकले। बारिश हो रही थी। धौला कुआं के गोल चक्कर पर खड़े होकर वे लिफ्ट का इंतजार करने लगे। तभी डॉक्टर नंदा नाम के एक भले इंसान ने बारिश में भीगते उन बच्चों को देखा और गाड़ी रोककर उन्हें लिफ्ट दे दी। डॉक्टर नंदा ने दोनों को गोल डाकखाने के पास सुरक्षित उतार दिया। अब वहां से ऑल इंडिया रेडियो का दफ्तर बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था, लेकिन वे दोनों उस दफ्तर तक कभी नहीं पहुंचे। धौला कुआं की उन्हीं सड़कों पर उस शाम दो और लोग घूम रहे थे, एक चुराई हुई पीली फिएट कार में। उनकी आंखें किसी शिकार की तलाश में थीं। उनमें से एक था कुलजीत सिंह उर्फ रंगा, पहले ट्रक चालक, फिर मुंबई में टैक्सी चालक। एक ऐसा इंसान जो जुर्म की दुनिया में धीरे धीरे इतना डूब चुका था कि उसे वापस निकलने का रास्ता ही नहीं दिखता था। और दूसरा था जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला, शातिर, चालाक, खतरनाक। जब पुलिस उनके पीछे पड़ी तो दोनों मुंबई से भागे, कुछ दिन सूरत में छुपे और 16 अगस्त 1978 को दिल्ली आ पहुंचे। दिल्ली में आते ही उन्होंने एक योजना बनाई, अपहरण और फिरौती की। अशोका होटल के सामने से एक पीली फिएट कार चुराई, जाली नंबर प्लेटें तैयार की, कई नंबर प्लेटें, ताकि पुलिस को भटकाया जा सके। मजलिस पार्क में किराए का एक कमरा लिया और फिर इंतजार करने लगे एक मौके का। वह मौका उन्हें उस शाम मिला जब गोल डाकखाने के पास दो बच्चे अकेले खड़े थे। रंगा ने कार रोकी। बिल्ला ने मुस्कुराकर कहा कि वे ऑल इंडिया रेडियो तक छोड़ देंगे। गीता और संजय दोनों भले बच्चे थे, अच्छे घर के बच्चे थे, उस मुस्कान में कोई खतरा नहीं देख सके और वे उस कार में बैठ गए। लेकिन रंगा और बिल्ला ने पहले से ही कार के पिछले दरवाजों के हैंडल इस तरह ढीले कर रखे थे कि अंदर बैठते ही वे टूटकर गिर जाएं। बच्चे अंदर बंद हो गए और कार ऑल इंडिया रेडियो की तरफ नहीं बल्कि दिल्ली की सुनसान सड़कों की तरफ मुड़ गई। जब गीता और संजय को एहसास हुआ कि रास्ता गलत है तो उन्होंने विरोध किया। संजय अपनी पूरी ताकत से बिल्ला से भिड़ गया। गीता ने ड्राइविंग सीट पर बैठे रंगा के बाल नोचने शुरू कर दिए। उस संघर्ष को गोल डाकखाने के पास एक चश्मदीद ने देखा था, भगवान दास नाम के एक व्यक्ति ने, जो उस शाम 6:45 पर पुलिस के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में फोन करके बताया कि एक नींबू के रंग की फिएट कार की पिछली सीट पर एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही है। उन्होंने कार का नंबर बताया, HRK 8930। इसके कुछ देर बाद राजेंद्र नगर थाने में जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत सिंह ने भी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने लोहिया अस्पताल के पास उसी कार का पीछा किया था। उन्होंने देखा था कि पिछली सीट पर एक लड़का खून में भीगी शर्ट के साथ कंधे की तरफ इशारा कर रहा था और लड़की ड्राइवर के बाल खींच रही थी। दोनों गवाहों ने वही नंबर बताया, HRK 8930। दो शिकायतें, एक ही कार का नंबर, एक ही तरफ इशारा करते सबूत। लेकिन पुलिस ने उस वक्त कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की और उस देरी की कीमत दो मासूम जिंदगियों ने चुकाई। उधर कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा और उनकी पत्नी रोमा चोपड़ा रात 8 बजे रेडियो के सामने बैठे थे। 8 बजे 8:05 गीता की आवाज नहीं आई। आधा घंटा बीता। रेडियो पर दूसरे लोग बोल रहे थे, लेकिन वह आवाज नहीं आई जिसका इंतजार था। कैप्टन चोपड़ा का दिल बैठने लगा।
रात 8:45 पर वे स्कूटर लेकर सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पर ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर पहुंचे। वहां स्टाफ ने बताया गीता और संजय चोपड़ा आज यहां आए ही नहीं। यह सुनकर कैप्टन चोपड़ा के पांवों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने घर फोन किया, बच्चे वहां भी नहीं थे। सभी रिश्तेदारों को, बच्चों के दोस्तों को फोन किया, कोई खबर नहीं। 2 घंटे से ज्यादा वे पागलों की तरह दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहे। रात 10:15 पर उन्होंने पुलिस नियंत्रण कक्ष में अपने बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की 30 से ज्यादा गाड़ियां, 140 पुलिसकर्मी और दर्जनों नौसेना के अधिकारी सब मिलकर पूरी दिल्ली में गीता और संजय को खोजने लगे, लेकिन रात भर कोई सुराग नहीं मिला। 27 अगस्त का पूरा दिन बीत गया। 28 अगस्त आया। हर रेडियो स्टेशन, हर अखबार में उन दोनों बच्चों की गुमशुदगी की खबरें थीं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। पिता को हर पल उम्मीद थी, शायद फिरौती का फोन आए, शायद कोई सुराग मिले, शायद दरवाजे पर दस्तक हो। 28 अगस्त की शाम लगभग 6 बजे धनीराम नाम का एक साधारण किसान अपने मवेशियों को चराते हुए दिल्ली के उस घने और पहाड़ी जंगली इलाके में पहुंचा जिसे अपर रिज कहते हैं। जैसे जैसे वह झाड़ियों के करीब गया, एक तेज और सड़ी हुई बदबू उसकी नाक में घुसी। उसने झाड़ियां हटाकर देखा और उसकी चीख निकल गई। वहां 2 लाशें पड़ी थीं, बारिश और नमी से बुरी तरह सड़ी हुई। एक लड़की की, एक लड़के की। उन पर कीड़े रेंग रहे थे। कांपते हाथों से धनीराम वहां से भागा और राजेंद्र नगर थाने को इत्तिला दी। पुलिस मौके पर पहुंची। लाश के पास पड़ा एक छोटा पर्स और पहचान पत्र देखकर पुलिसकर्मियों का दिल भी बैठ गया। कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा और उनकी पत्नी को पहचान के लिए बुलाया गया। अपने बच्चों को उस हालत में देखकर दोनों फूट फूट कर रो पड़े। शव परीक्षण हुआ। डॉक्टर भरत सिंह की रिपोर्ट ने बताया कि संजय के शरीर पर 21 गहरे घाव थे, किसी तेज कृपाण और भारी तलवार से बेरहमी से काटा गया था। और गीता के शरीर के साथ जो हुआ था वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनकी जेब में अभी भी 70 रुपए थे। गीता की उंगली में उसकी चांदी की अंगूठी थी, यानी अपहरण पैसों के लिए नहीं किया गया था। इरादा कुछ और था, कुछ बहुत ज्यादा अंधेरा। 29 अगस्त की सुबह 5 बजे हत्या की धारा 302 के अंतर्गत FIR नंबर 465 दर्ज की गई। जैसे ही अगली सुबह अखबारों में खबर छपी, दिल्ली की सड़कों पर मानो ज्वालामुखी फट पड़ा। कॉलेज के छात्र सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन शुरू हो गए। संसद के पास बोट क्लब पर सबसे बड़ी भीड़ थी। तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी छात्रों से बात करने वहां पहुंचे। पुलिस की जांच जारी थी। जांच अधिकारियों ने देखा कि उसी शाम आई 2 शिकायतों में एक ही कार का नंबर था, HRK 8930। पुलिस ने परिवहन विभाग की मदद से उस नंबर का पता लगाया। गाड़ी पानीपत के रविंदर गुप्ता की थी, लेकिन वह गाड़ी इतनी बुरी हालत में थी कि दिल्ली तक आ ही नहीं सकती थी। मतलब उस कार पर जाली नंबर प्लेट लगाई गई थी। 31 अगस्त को दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके की गली नंबर 10 के बाहर स्थानीय लोगों ने एक पीली फिएट कार लावारिस खड़ी देखी। नंबर था DHD 7034। शक होने पर पुलिस को खबर की। पुलिस ने जांच की। कार की डिक्की में जाली नंबर प्लेटों का पूरा ज़खीरा मिला। HRK 8930 की प्लेट भी वहां थी। फोरेंसिक टीम ने कार की छत और पिछली सीटों पर खून के धब्बे खोजे। 2 अलग अलग रक्त समूह, एक गीता चोपड़ा का, एक किसी और का। उस किसी और का रहस्य जल्द ही खुलने वाला था। पुलिस ने मजलिस पार्क में घर घर पूछताछ की और जल्द ही गली नंबर 3 के मकान नंबर B314 तक पहुंची। मकान मालिक सोहन लाल ने बताया, 24 अगस्त को 2 लोग किराए पर रहने आए थे। 2 महीने का किराया एडवांस दिया था, लेकिन 31 अगस्त की सुबह वे अचानक सब कुछ छोड़कर भाग गए। और 27 अगस्त की सुबह सोहन लाल ने उनमें से एक के माथे पर बहुत गहरी चोट देखी थी। उसने कहा था कि कार के पंखे से लग गई। पुलिस के दिमाग में बिजली कौन थी? विलिंगटन अस्पताल, जहां उसी रात एक घायल आदमी इलाज कराने आया था, जिसके माथे पर गहरी चोट थी, जिसने अपना नाम विनोद और साथी का नाम हरभजन सिंह बताया था और फिर एक्सरे कराने से मना करके भाग गया था। वह विनोद और मजलिस पार्क का यह किराएदार एक ही इंसान थे। मकान मालिक और अस्पताल के स्टाफ की मदद से स्केच बने और पुलिस के रिकॉर्ड में पहली बार आधिकारिक रूप से 2 नाम सामने आए, कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला। मुंबई से फरार, बेहद खतरनाक, मोस्ट वांटेड। भारी इनाम घोषित हुआ।
पूरे देश के अखबारों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर उनकी तस्वीरें चिपकाई गईं। पुलिस की टीमें अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही थीं। लेकिन 13 दिन बीत गए, कोई सुराग नहीं। 8 सितंबर 1978 आगरा के पास से गुजरती कालका मेल की रफ्तार यमुना पुल के पास धीमी हुई। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 लोग चुपके से एक डिब्बे में चढ़ गए, लेकिन वह डिब्बा सेना के जवानों के लिए आरक्षित था। जवानों ने टोका, पूछा पहचान पत्र। तब रंगा ने बिल्ला को देखते हुए एक कोड वर्ड कहा, इसे भरा हुआ आई कार्ड दिखाओ। दोनों ने पहले पंजाबी भाईचारे की दुहाई दी, फिर आपस में मराठी में बात करने लगे कि जवानों की राइफल छीन ली जाए। लेकिन उस डिब्बे में मराठी जानने वाले जवान भी थे। उन्होंने पूरी बात सुन ली। इसी बीच लांस नायक AB शेट्टी के हाथ में एक अखबार था, जिसके पहले पन्ने पर 2 वांटेड हत्यारों की तस्वीरें छपी थीं। उन्होंने अखबार की तस्वीर देखी, फिर सामने खड़े दोनों आदमियों के चेहरे देखे और सब समझ गए। रंगा और बिल्ला ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन जवानों ने उन्हें वहीं दबोच लिया। 9 सितंबर को सेना के जवानों ने दोनों को इंस्पेक्टर BP गुप्ता और दिल्ली पुलिस के हवाले किया। मेडिकल जांच में बिल्ला के माथे पर 15 दिन पुरानी चोट का निशान मिला, ठीक 26 अगस्त की रात का। विलिंगटन अस्पताल की एक्सरे स्लिप पर मिले उंगलियों के निशान बिल्ला की उंगलियों से 100% मेल खाए। अब कोई शक नहीं था। पूछताछ में दोनों टूट गए और तब उन्होंने जो कहानी सुनाई, उसने जांच अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने बताया कि धौला कुआं के पास दोनों बच्चों को बारिश में लिफ्ट के इंतजार में देखकर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो तक छोड़ने का झांसा देकर अंदर बैठाया। बच्चों को पहले डराते हुए दिल्ली की सड़कों पर घुमाते रहे। रात करीब 7:30 बजे बुद्ध जयंती पार्क के पास रुके। रंगा ने बच्चों के लिए कैंपा कोला और आइसक्रीम खरीदी, जो बाद में संजय की शव परीक्षण रिपोर्ट में सच साबित हुई। और जब रात 9:30 बजे अंधेरा गहरा हुआ, तो उन दरिंदों ने अपना असली रूप दिखाया। कार को अपर रिज रोड के घने और सुनसान जंगलों की तरफ ले गए। वहां संजय को घसीटकर झाड़ियों में फेंका और कृपाण व भारी तलवार से 21 वार करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। गीता यह सब देखकर भी टूटी नहीं। जब दरिंदों ने गीता के साथ दुष्कर्म किया, तो उस बहादुर लड़की ने कार में रखी तलवार उठाई और बिल्ला के सिर पर एक जोरदार वार किया, जिससे बिल्ला का माथा फट गया। वही घाव जो बाद में उनकी पहचान और गिरफ्तारी का सबब बना। लेकिन उन हैवानों ने अंततः गीता को भी मौत के घाट उतार दिया। 21 और 22 सितंबर को दोनों दरिंदों ने बिना पुलिस की मौजूदगी के मजिस्ट्रेट के सामने अपने गुनाह पूरी तरह कबूल किए। लेकिन जैसे ही अदालत में मुकदमा शुरू हुआ, दोनों अपने बयानों से मुकर गए। रंगा चीख चीख कर कह रहा था कि सारा षड्यंत्र बिल्ला का था। बिल्ला कह रहा था कि हत्या करने वाला रंगा था। लेकिन दिल्ली पुलिस के पास सबूतों का पहाड़ था। मजलिस पार्क से बरामद वह पीली फिएट कार, उसमें मिले खून के धब्बे, विलिंगटन अस्पताल की स्लिप पर बिल्ला के उंगलियों के निशान और खून से सनी कृपाण व तलवार। करीब 1 साल तक चले उस लंबे मुकदमे के बाद 16 नवंबर 1979 को दिल्ली की अदालत ने फैसला सुनाया। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला दोनों को अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोपों में दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। दोनों उच्च न्यायालय गए, वहां भी सजा बरकरार रही। उच्चतम न्यायालय गए। 21 अप्रैल 1981 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश YB चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी अर्जी सिरे से खारिज कर दी। 31 जनवरी 1982 सुबह के 8 बजे तिहाड़ जेल। उस सुबह जेल में एक अजीब सन्नाटा था। रंगा और बिल्ला को उनकी कोठरियों से निकाला गया। फांसी का फंदा उनके गले में डाला गया और उस ठंडी सुबह दिल्ली के उस काले अध्याय का वह हिस्सा हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन गीता और संजय की स्मृति बंद नहीं हुई। 5 अप्रैल 1981 को भारत सरकार ने गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। वही संजय जो अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहा, वही गीता जिसने उस अंधेरे में भी एक दरिंदे का माथा फोड़ दिया था। उनकी याद में गीता चोपड़ा पुरस्कार और संजय चोपड़ा पुरस्कार की स्थापना की गई। हर साल उन छात्रों को दिए जाते हैं जो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। गीता और संजय आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वे उस रात जिस साहस के साथ लड़े, वह साहस आज भी हर उस बच्चे में जीवित है जो उनका नाम सुनता है। वे हारे नहीं, उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। और यह कहानी हम सबके लिए एक याद है कि कुछ जिंदगियां इस दुनिया से चली जाती हैं, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी रोशनी छोड़ जाती हैं जो कभी बुझती नहीं।